Hello everyone, I hope you all are doing well. Myself Manjula. Now in this video, that is part 4 of India's external relations or India's foreign policy chapter from class 12 political science, we are going to discuss about India-USA relations. Okay, now if you want to get the PDF of every single video I upload, kindly search Manjula Mom Official in the Telegram channel and get it from there. We will analyze the India-USA relations in four different perspectives. First, we will see the relation between India and USA during the Cold War era, and then we will analyze the relation between the two countries after the end of Cold War era, that is post Cold War era, right? Then various landmark agreements signed between the two countries and the area of tensions we will analyze in detail. Let's start with the first one, relations during Cold War era. See, during Cold War era, India और USA का relation जो था that was not at all very good. इंडिया जो था वो ज़्यादा tilted था towards USSR, towards Soviet Union, okay? So we call it Soviet Union और USSR, fine? और USA जो था वो ज़्यादा tilted था towards पाकिस्तान, ओके और पाकिस्तान को यूएसए का सपोर्ट इतना ज़्यादा था दैट एट दैट टाइम पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के इशू को बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार उसे रेस किया था, फॉर एग्जांपल इन 1957, 62, देन 1964, ओके और जो 1971 का जो वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, in that war also USA strongly supported Pakistan and India ने क्या किया था, obviously that treaty of friendship sign किया था with USSR for 20 years और इस treaty के वजह से भी इंडिया और USA का रिलेशन जो था वो थोड़ा ख़राब हो गया था बिकॉज इंडिया ने USA ने देख लिया था कि दैट इंडिया इज़ मोर अलाइनिंग टूवर्ड्स USSR, ओके बट सिंस इंडिया वॉज फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट एट दैट टाइम, तो इंडिया ने ये इंटरनेशनल लेवल पे कहा था कि दैट देखो वी आर डूइंग दिस एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू लिबरेट बांग्लादेश, फॉर दैट वी नीड मिलिट्री सपोर्ट और हमें ये ज़रूरत है और इसलिए हमें एग्रीमेंट करने की भी ज़रूरत है, फॉर दैट पर्पज वी आर डूइंग दिस वन, ओके बट दिस इज़ समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इंटरनल फैक्ट दैट ये कहीं ना कहीं एग्रीमेंट इसलिए साइन किया था इन ऑर्डर टू काउंटर पाकिस्तान, चाइना एंड यूएसए. देखो उस टाइम पे क्या था, यूएसए पाकिस्तान के साथ उसका स्ट्रॉन्ग अच्छा रिलेशन था, ओके एंड एट द सेम टाइम यूएसए का चाइना के साथ भी स्ट्रांगली रिलेशंस डेवलप हो रहे थे उस टाइम पे, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस देखो ये तीनों एक तरफ है और इंडिया को अगर अपने आप को सिक्योर करना तो देन ऑफ कोर्स इट शुड हैव दैट इंश्योरेंस पॉलिसी एंड दिस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज कंसिडर्ड एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू सिक्योर इट्स पोजीशन फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना, ये जो नेक्सस डेवलप हो रहा है बिटवीन यूएसए, पाकिस्तान एंड चाइना, ओके सो इसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया ने वो एग्रीमेंट साइन करी थी, बट आई गेस इंटरनेशनल लेवल पे इट सेड दैट we are doing this in order to liberate Bangladesh. In order to liberate Bangladesh, we actually require the military support and all, okay so that thing we have to keep in mind. अच्छा देखो ये था कोल्ड वॉर में ऐसा रिलेशन था, ओके नाउ कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएसए का रिलेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गया. सी अगर आपको 1 मार्क्स में लाइक बताना हो कि हाउ वाज द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए from what has been the shift from cold war to post cold war, तो आप इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो. सी हियर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड इंडिया वाज एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज, यानी ये ऐसे डेमोक्रेसीज थे दोनों that they were divided during that cold war, okay and post cold war they become a global strategic partners, कि बहुत ही strong strategic partner की तरह emerge हुए थे post cold war. so एक बहुत ही difference के लिए आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो. now अच्छा अब बात होता है कि why there has been a shift like this, estranged democracy से हम strategic partner कैसे बने और क्यों बने post cold war में. फर्स्ट रीजन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है दैट चेंज्ड अ लॉट पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, कि कोल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो काफ़ी चेंज हो चुका है. पहले बाइपोलर था वर्ल्ड, नाउ वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स यूनिपोलर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड देन उसके बाद मल्टीपोलर कॉन्सेप्ट भी एमर्ज हुआ, राइट? सो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गया, दैट इज फर्स्ट रीजन. सेकेंड वन, इंडिया में 1991 में यू ऑल नो इट वेरी वेल एलपीजी रिफॉर्म वाज डन, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. बेसिकली वी ओपन आवर मार्केट फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टू एंटर इनटू आवर मार्केट एंड डू द कंपटीशन. तो एक प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो स्टार्ट होना
उस टाइम पे लाइक रिफॉर्म के थ्रू हुआ था, राइट? अच्छा, इससे इंडिया के साथ अगर यूएसए रिलेशन को अच्छे से डेवलप करेगा तो उसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. इन ऑर्डर टू कैप्चर द इंडियन मार्केट उसे रिलेशन थोड़ा इंप्रूव करना होगा. एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन दैट वाई इंडिया एंड यूएसए रिलेशन इम्प्रूव्ड आफ्टर दिस एंड ऑफ कोल्ड वॉर. ओके, अच्छा, थर्ड क्या था? that rise of assertive side China is emerging as a very strong economy. उस टाइम एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद वो वहाँ से emerge होना स्टार्ट हुआ. एंड in order to counter China, USA need one country in Asian region जो उसको काउंटर कर सके, उसको बैलेंस कर सके चाइना को. फॉर दैट रीजन USA को इंडिया के साथ थोड़ा रिलेशन को इम्प्रूव करना ज़रूरी था. दैट इज़ वन रीज़न. और इंडिया का जो प्लेस एट द ग्लोबल लेवल दैट चेंज्ड अ लॉट. पहले जो जैसे इंडिया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, अब पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ इट्स स्किल्ड लेबर फोर्स, इट्स IT पावर, इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे उसका जो इमेज है वो काफ़ी चेंज हो चुका था. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम estranged democracies during Cold War to strategic partners पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. आई होप दिस वन क्लियर. नाउ अब देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे थे और कौन कौन से एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट साइन हुए थे. पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के टाइम पीरियड में 1998 का सबसे पहले डिस्कस करते हैं. ईयर वाइज डिस्कस करेंगे हाउ द रिलेशन वेंट ऑन. 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था एंड दिस वाज द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया आफ्टर 1974. और इसके वजह से ये हुआ कि दैट यूएसए पुट अ लॉट ऑफ सैंक्शंस, दैट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिया. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय 2000 के आसपास रिलेशन जो थे थोड़ा सा काइंड ऑफ रिवाइव होना स्टार्ट हुआ. एंड 2001 में एक इंसिडेंट हुआ. नाउ व्हाट इज दैट इंसिडेंट? यू ऑल नो इट वेरी वेल. 9/11 इंसिडेंट. यूएसए में दैट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था. ओके, दिस हैपेंड ऑन सितंबर 2001. फाइन. अच्छा, दिसंबर 2001 में भी इंडिया में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, दैट वाज ऑन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. वहाँ पर अटैक हुआ था. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट इंडिया जो था वो टेररिज्म के काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रांगली अगेंस्ट था. हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक प्रिंसिपल भी है दैट इंडिया इज़ एक्चुअली अगेंस्ट दिस टेररिज्म एंड ऑल. और उसमें फिर इंडिया जो था वो आफ्टर दिस अटैक और ज़्यादा स्ट्रांगली वो एम्फसाइज करता है इंटरनेशनल लेवल पे दैट दिस टेररिज्म एंड ऑल हमें रूट से इरेडिकेट करना चाहिए. और यूएसए में भी अटैक हुआ. तो यूएसए ने 9/11 के बाद ये डिक्लेयर किया था वॉर ऑन टेरर, कि टेररिज्म के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी. ओके, और उसमें कहीं ना कहीं सिंस इंडिया ने भी ये इंसिडेंट को फेस किया था तो इंडिया का काफ़ी सपोर्ट था टुवर्ड्स यूएसए दिस एक्शन वॉर ऑन टेरर, जिसके वजह से रिलेशन जो है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव है. ओके, नाउ 2008 में क्या हुआ? इंडिया एंड यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साइन किया था जिसको हम कहते हैं सिविल न्यूक्लियर डील. और ये एक ऐसा डील था विच इज़ एक्चुअली कंसिडर एज अ टर्निंग पॉइंट और हिस्टोरिक मोमेंट बिटवीन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए. बिकॉज देखो 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके वजह से इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन सैंक्शन पुट कर दिया. और यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर डील जो 2008 में साइन किया था उसके वजह से इंडिया को ये बेनिफिट हुआ दैट उसे बेसिकली ऐसे जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला जो बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर टेस्ट 1998 के वजह से उसे डिनाई किया होता, उसे मिल नहीं रहा था बिकॉज यूएसए पुट द रेस्ट्रिक्शन. बट बिकॉज ऑफ दिस डील नाउ इंडिया वॉज एबल टू एक्सेस दैट हाई टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्रॉम USA. So that's something very turning point between the relation of between these two countries. Okay. अच्छा, अगर हम प्रेजेंट की बात करें लाइक रिसेंटली 2018 का अगर मैं डेटा आपको बताऊं, इन USA इज एक्चुअली लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. वी कंबाइन ऑल द थिंग्स लाइक गुड्स एंड सर्विस सारा कंबाइन करके हम देखें इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है USA. और अगर बायलैटरल ट्रेड इंडिया यूएसए के बीच में जितना ट्रेड होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बताऊं दैट इज एक्चुअली $142 बिलियन इन 2018. सो इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिया और यूएसए का इमर्ज होते जा रहे हैं. एंड रिसेंटली 2018 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था विच वी कॉल इट बायलैटरल स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप. ओके, सो बेसिकली इस बायलैटरल स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर दोनों कंट्रीज़ ने बेसिकली अपनी जो कॉपरेशन है इन बोथ कन्वेंशनल रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा इनका जो कॉपरेशन है वो और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन हुआ.
ओके और अभी रिसेंटली जस्ट फ्यू डेज बैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है, दैट इज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। दैट इज इंडिया अब यूएसए में पहली बार यूएसए में वहाँ पर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वहाँ पर वो इस्टेब्लिश कर सकता है और वहाँ पर जो भी हमारा पेट्रोलियम बेसिकली इंडिया परचेज करके वहाँ पर स्टोर करके रख सकता है फॉर दी इमरजेंसी पर्पज़, कि कभी शॉर्टेज हो जाए, कभी रिक्वायरमेंट हो तो वो वहाँ से वो पेट्रोल को एक्सेस कर सकता है। ओके सो दिस इज समथिंग फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि यूएसए में हमारा जो एक रिजर्व होगा जहाँ हम ऑयल को स्टोर करके रख पाएंगे फॉर आवर इमरजेंसी पर्पज़। समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग दैट हैपेंड बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए। तो बेसिकली ये है कि दैट इंडिया और यूएसए का रिलेशन जो है फ्रॉम ईयर टू ईयर इट्स कीप ऑन गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ओके और अगेन 2012 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, दैट इज 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म। इसमें बेसिकली ये होता है कि 2+2 का बेसिकली ये है कि इंडिया की तरफ से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर, ओके फॉरेन मिनिस्टर और कॉल इट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ये 2 पर्सन हो गया। देन फ्रॉम यूएसए काउंटर पार्ट यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो काफ़ी हाईएस्ट पोजीशन होता है, एंड दैट पर्सन यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वहाँ के डिफेंस के जो सेक्रेटरी है, इन चारों की मीटिंग होती है एवरी ईयर। 2018 में स्टार्ट हुआ था एंड दे बेसिकली डिस्कस अपॉन बेटर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को उस टाइम पे वो साइन करते हैं। ओके एंड यूएसए बिलीव्स दैट इंडिया एक ऐसा कंट्री है इन एशियन रीजन जो बेसिकली जो अभी चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली अपने आप को रेस कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए यूएसए बिलीव्स दैट इंडिया कैन अचीव दैट। And in order to counter the China's influence in South China Sea and Indian Ocean, USA इस term को use करता है, that is Indo-Pacific region, in order to counter China's influence in South China Sea and Indian Ocean। ये map में देखो एक मिनट, see here, this is basically Indo-Pacific region, okay? और यहाँ पर ये Indian Ocean हो गया and this one Pacific Ocean, right? नाउ सी इसको हम कहते हैं साउथ चाइना सी। यहाँ पर बेसिकली ये है कि इन ऑर्डर टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, चाइना काफ़ी ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बढ़ा रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए वो यहाँ पर साउथ चाइना सी, यूएसए इस रीजन को साउथ चाइना सी नहीं कहता और यहाँ पर वो सिंपल इंडियन ओशन भी नहीं कहता, वो इन सारे रीजन को मिलाकर कहता है कि दिस इज बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन, फाइन, एंड दिस एक्चुअली इंक्रीजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन and that is something we have to keep in mind। अच्छा यूएसए ये भी मानता है कि दैट इंडिया जो है क्वाड ग्रुप का इंटेग्रल एक पार्ट है, दैट इज क्वाड ग्रुप का एक वन ऑफ द इंटेग्रल मेंबर है। दैट इज क्वाड मीन्स व्हाट, क्वाड का मतलब ये है इसमें 4 मेंबर्स हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। ओके 4 मेंबर्स है। इन चारों का मेन पर्पस यही है कि जो हमारा ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है यहाँ पर बेसिकली जो नेविगेशन है, जो हम ट्रेड करते हैं, जो हमारे यहाँ पे शिप्स आते हैं, वो नेविगेशन ओपन होना चाहिए, इट शुड बी फ्री। यहाँ पर किसी एक कंट्री का बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन कंट्रोल नहीं होना चाहिए और यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस को रोकना है। दैट इज़ द मेन एम ऑफ दिस क्वाड ग्रुप। ओके ये जो 4 मेंबर्स का हमने डिस्कस किया था जिसमें यूएसए ये मानता है कि इंडिया इज वन ऑफ द इंटेग्रल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ओके अच्छा यूएसए इंडिया को एनएसजी मेंबरशिप के लिए भी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। इंडिया एनएसजी क्या है बेसिकली, ये उन ग्रुप्स का ये एक वो ग्रुप है जिसमें ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसको एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। ओके तो इसमें मेंबर बनने का बेनिफिट ये होता है कि उस कंट्री को बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बेटर इक्विपमेंट, उसका टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से वो एक्सेस मिल सकता है उस मार्केट का। बट सिंस इसका एनएसजी का भी इंडिया जो है मेंबर नहीं है, बिकॉज एनएसजी का मेंबर बनने के लिए चाइना जो है वो इंडिया को ये कहता है कि इंडिया एनएसजी का मेंबर तब बन सकता है जब इंडिया बेसिकली एनपीटी को साइन करेगा। एनपीटी एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है और चाइना वांट दैट कि इंडिया को पहले ये साइन करे, उसके बाद
एनएसजी का वो मेंबर बन सकता है. ओके, बट इंडिया इस एनपीटी को साइन नहीं करता बिकॉज इंडिया बिलीव्स ये एनपीटी जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है. ओके, दैट इज अ पॉइंट. बट यूएसए ये नहीं कहता. यूएसए कहता है कि इंडिया एनएसजी का मेंबर बन सकता है इन स्पाइट ऑफ नॉट साइनिंग द एनपीटी, क्योंकि इंडिया का जो न्यूक्लियर अगर हम प्रोग्राम देखें उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है बहुत ही पॉजिटिव है, क्लीन है. वो ज़्यादा कोई ऐसा अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को गलत पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करता है अभी तक जो भी रिकॉर्ड है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. तो हम उस सेंस में उसे हम मेंबर बना सकते हैं. यूएसए सपोर्ट करते हैं बट चाइना यहाँ पर ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है. सो दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर. नाउ इंडिया और यूएसए के रिलेशन के ऊपर 3 तरह के व्यूज़ है. यू नाउ डिसाइड योर सेल्फ इन विच पार्ट यू बिलोंग, कि आप कौन से पार्ट में आते हो. नाउ सी, कुछ लोगों का ये मानना है लाइक पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ दैट इंडिया एंड यूएसए रिलेशन स्टार्टेड गोइंग इन अ पॉजिटिव साइड. तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव डिफरेंट ओपिनियन. फर्स्ट ग्रुप व्हाट दे से, वो ये कहते हैं कि देखो यूएसए से जो जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हो, यू हैव टू शुड नॉट डू लाइक दिस. यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस एंड अपने नेशनल पावर को आप और स्ट्रेंथन करो, किसी की तरफ ज़्यादा अलाइन मत हो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड ग्रुप ये कहते हैं कि सी दिस इज समथिंग हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, दैट एक ऐसा सुपर पावर के साथ उसे अलाइन होने का चांस मिल रहा है, उसके बेसिकली उसके टेक्नोलॉजी का उसे एक्सेस मिलेगा. तो उस ये हिस्टोरिक मोमेंट है और उसका इंडिया को बेनिफिट लेना चाहिए. नाउ थर्ड ग्रुप क्या कहते हैं, व्हाट दे से इज दैट बेसिकली ऐसे अलाइन मत हो. यहाँ पर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का कोल्यूशन बना के, सिंस इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पर कोल्यूशन बना के बेसिकली उनका वॉइस के प्रेजेंट करे और उन ग्रुप्स का एक लीडर की तरह एमर्ज होए. तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट व्यूज़ है. नाउ यू मे हैव डिफरेंट परसेप्शन. नाउ दिस आई हैव टेकन फ्रॉम दैट यूएस हेजेमनी चैप्टर से मैंने 8 पॉइंट्स लिए थे. दिस वन बिकॉज वहाँ पर इंडिया और यूएसए का थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेंशन है. आई कवर्ड ऑल दोज पॉइंट्स एंड आई एडेड some new current events in order to cover this India-USA relation, as कोई new material CBSE ने provide नहीं किया. And I feel this much is enough for your exam perspective. Now अब हम देखते हैं कि foundational agreements signed between India and USA. See, इंडिया यूएसए के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइंड है. नाउ एक चीज़ का जरूर याद रखना, ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं बेसिकली यूएसए के 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स है जो यूएसए अपने डिफेंस पार्टनर के साथ साइन करते हैं. ना उन 4 एग्रीमेंट्स में से इंडिया ने 3 एग्रीमेंट साइन किया हुआ है. ओके, नाउ व्हाट इज दो 3 एग्रीमेंट्स. जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इंडिया ने इसे साइन किया था 2002 में. आई मेंशन ईयर ओवर हियर. ठीक है, ईयर याद ना हो तो नो प्रॉब्लम, जस्ट रिमेंबर दिस एग्रीमेंट्स नेम. ओके, Logistic Exchange Memorandum of Agreement LEMOHA, this was signed by India in 2016. And COMCASA Communications Compatibility and Security Agreement 2018 में recently sign किया था. एक और agreement है which we call it BECA, that is Basic Exchange and Cooperation Agreement. इसके ऊपर बातचीत चल रही है, अभी agreement उस agreement को sign नहीं किया. Okay, now अब सारी पॉजिटिव चीज़ें हमने बात कर ली कि रिलेशंस इंडिया और यूएसए का कैसे चेंज हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था. एवरीथिंग वी डिस्कस इन डिटेल. देर आर स्टिल सर्टन एरियाज वेयर द बोथ डिसएग्री और थोड़े कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. नाउ लेट्स सी कौन से वो. नाउ फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू ट्रेड. सी रिसेंटली ऑन 5 जून 2019 यूएसए ने बेसिकली एक जीएसपी करके कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. इस स्कीम के थ्रू इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा था इन डूइंग द ट्रेड इन यूएसए. वो स्कीम के थ्रू जो बेनिफिट इंडिया को मिल रहा था उसे बेसिकली टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया. ओके, जीएसपी में बेसिकली ये था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडिया यूएसए में जो इंपोर्ट करता था उसके थ्रू उन्हें कम ड्यूटीज़ चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर कुछ में कम लगते हैं, कुछ में लाइक ड्यूटी फ्री है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू जेम, ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स या फिर प्रोसेस्ड फूड, ऐसे कुछ आइटम्स में जीएसपी के थ्रू इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था. फाइन. नाउ रिसेंटली व्हाट हैपन, यूएसए टर्मिनेटेड दिस जीएसपी बेनिफिट फॉर इंडिया एंड दैट इज समथिंग जो इंडिया को जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा इस चीज़ का. एंड व्हाट इंडिया डन इन रिटेलिएशन, ऑफकोर्स इंडिया जो है वो यूएसए के प्रोडक्ट्स में काफ़ी टैरिफ्स वगैरह वो पुट करते हैं, वहाँ पर ड्यूटीज़ इम्पोज करते हैं, जिसके वजह से यूएसए ये कहता है कि दैट इंडिया इज़ एक्चुअली अ टैरिफ किंग.
ओके एंड इस चीज़ को फिर वो WTO में भी USA जो है वो रेस करते हैं, एंड दैट क्रिएट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ टेंशन इन इंडिया USA रिलेशन. सो दिस इज वन थिंग. नाउ सेकेंड इज अबाउट इंडियाज इंटरनल issues in India. See, recently you all know it very well related to this CAA, Citizenship Amendment Act, and 370. Okay, revoking of 370. तो बेसिकली सी द प्रेजिडेंट ऑफ USA वो तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करते बिकॉज ही फील्स दैट दिस इज एक्चुअली इंटरनल इशू ऑफ इंडिया एंड नो अदर कंट्री शुड इंटरफेयर इन दैट. बट येस USA में बहुत सारे ऐसे जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, दे एक्चुअली कमेंट ऑन दिस वन, और USA के कुछ सिविल सोसाइटी के मेम्बर्स हैं, दे ऑल्सो कमेंट ऑन दिस इशूज दैट such kind of violence is actually going on in India over the CAA and revoking of 370, जिसके वजह से दोनों कंट्री के बीच में कहीं ना कहीं टेंशन थोड़ा सा एग्जिस्ट करता है. ओके, एंड थर्ड थिंग इज रिलेटेड टू USA पाकिस्तान इक्वेशन. नाउ सी, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस अफगानिस्तान पीस डील बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ एक्चुअली में है क्या. देखो, USA ने बेसिकली क्या किया, वो अपने जो पोजीशन है उसको पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा और सॉफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस अफगानिस्तान पीस डील. ओके, नाउ अफगानिस्तान पीस डील क्या है. देखो, 9/11 इंसिडेंट के बाद USA ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया था, और 9/11 का मास्टरमाइंड जो था दैट वाज ओसामा बिन लादेन. ओके, और उनका जो टेररिस्ट ग्रुप है अलकायदा, उनको ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान को इन्वेड किया था बिकॉज ही वॉज देयर एट दैट, आई मीन इट वॉज बिलीव दैट ओसामा बिन लादेन वॉज एक्चुअली देयर एट अफगानिस्तान, और इसलिए अफगानिस्तान को USA ने फिर इन्वेड कर दिया था. एंड लेटर ऑन दे केम टू नो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, उसको फिर वहाँ से अटैक किया. तो बेसिकली जो USA के फोर्स उस टाइम पे एंटर किया था अफगानिस्तान में, दैट इज़ एक्चुअली स्टिल देयर इवन टुडे. नियरली 18-19 ईयर्स हो चुके हैं उस इंसिडेंट को, एंड नाउ USA वांट टू टेक आउट देयर फोर्स फ्रॉम अफगानिस्तान. वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं एंड वांट टू एस्टैब्लिश पीस ओवर देयर. तो उसके लिए वहाँ पर जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, तालिबान ग्रुप है, उसके साथ एक पीस डील साइन करना है. और तालिबान ग्रुप को पाकिस्तान अगर एग्री करवा लेता है टू डू दी पीस डील विद USA, बिकॉज पाकिस्तान का तालिबान का काफ़ी हिस्टोरिकली क्लोज रिलेशन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है उनके. तो बेसिकली अगर पाकिस्तान तालिबान को एग्री करवा लेता है टू डू दिस पीस डील, तो पाकिस्तान का पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड दैट्स द रीज़न वाई USA इज़ सॉफ्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो इंडिया को पसंद नहीं है. ओके, बिकॉज इंडिया को जो है नुकसान होगा अगर पाकिस्तान यहाँ पर स्ट्रांगली अगर इमर्ज हो जाता है. दैट इज़ समथिंग विच इंडिया डोंट लाइक. एंड इट इज़ पॉसिबल दैट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जम्मू एंड कश्मीर में वो थोड़ा और भी इंक्रीज हो सकते हैं अगर इफ़ पाकिस्तान डन पॉजिटिव रोल ओवर हियर, और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन उसका एस्टैब्लिश, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस अगर यहाँ पर अगेन इंक्रीज होता है तो. बट येस, अनफॉर्चुनेटली दिस डील वाज एक्चुअली स्टक ऑफ. अभी रिसेंटली साइन भी हुआ था फरवरी में, कुछ नेगोशिएशन में प्रॉब्लम थे, तो ये डील कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ. ओके, सो ये एक इशू एग्जिस्ट करता है. फाइन. नाउ सीइंग ऑल दीज थिंग्स, हमने सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब डिस्कस किया. तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, दैट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट लाइज. ओके, कोई भी परमानेंट दोस्त, परमानेंट एनिमीज नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. सिर्फ कोई चीज़ रहता है दैट इज़ परमानेंट इंटरेस्ट, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. सो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ऐसे होना चाहिए जिससे स्ट्रैटेजिकली उसे बेनिफिट मिले. बिकॉज गॉन आर द डेज, 1970s में इंडिया वॉज मोर क्लोज टूवर्ड्स रशिया, ओके, एंड USA वॉज क्लोज टूवर्ड्स पाकिस्तान. बट आज के टाइम पे सिनारियो काफ़ी चेंज हो चुका है. इन दिस इंडिया एंड चाइना कन्फ्लिक्ट ओवर गलवान वैली, पैंगोंग लेक के बाद जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पर, अभी भी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वहाँ पर, ऑल्दो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल इट हैज़ नॉट सॉल्व्ड येट. ओके, सो इस कन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं USA जो है वो, अगर कोई कंट्री इंडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे, दैट इज़ एक्चुअली USA. ओके, रशिया जैसे 1971 के टाइम पे सपोर्ट कर रहा था वैसा नहीं कर रहा है. तो बहुत ज़्यादा रिलेशन चेंज हो चुके हैं. तो ऐसे टाइम पे इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे रखना चाहिए जिससे उसको स्ट्रैटेजिकली बेनिफिट मिले. ओके, दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड.